बच्चों अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका की संरचना। यानी अपने नया टॉपिक है नर्व सेल का स्ट्रक्चर। जो तंत्रिका कोशिका उसकी संरचना है उसको अपन समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसमें। तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना को अपन पहले समझते हैं। तंत्रिका कोशिका के कई नाम दिए होते हैं। इस तंत्रिका कोशिका के कई जगह नाम लिखा होता है न्यूरॉन, ठीक है। कई जगह इसका नाम लिखा होता है नर्व सेल। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सब एक ही नाम है तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल कह दो या न्यूरॉन कह दो। अब अपन पूछते हैं ये तंत्रिका कोशिका एक्चुअल में है क्या। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है उस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये सवाल आता है सबसे पहले कि हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है जिसका अपन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखो। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अपन बहुत सिंपल उत्तर है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन या नर्व सेल। उसमें भी अपन सोचते हैं क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर नहीं होगा। बच्चे इसमें भी उत्तर नहीं दे सकते। दूसरा सवाल आता है तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति भ्रूण के कौन से स्तर से होती है। तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है, ये ध्यान रखना है। मस्तिष्क एक्टोडर्म से बना होता है, मेरुरज्जु एक्टोडर्म से बना होता है, तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से बना होता है। तंत्रिका कोशिका भी भ्रूण के एक्टोडर्म से बनी होती है। अगली विशेषता यह है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका अपने जीवन काल में कभी विभाजित नहीं होती है। अपने जीवन काल में विभाजित कभी नहीं होती। जब तक ये तंत्रिका कोशिका रहती है इसका आकार लंबा होता जाएगा, लेकिन इसमें विभाजन नहीं होता है। इसमें एक कोशिकाओं का अभाव होता है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये तंत्रिका कोशिका अपने जीवन काल में कभी भी विभाजित नहीं होती है। ये अगला क्वेश्चन बनता है। अपने जीवन काल में विभाजित नहीं होती और इंटरफेज की जीवन अवस्था के अंदर ये जीवन भर रहती हैं। ये इंटरफेज की जीवन अवस्था है उसमें ही रहती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे सवाल आते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। तंत्रिका तंत्र के अंदर लगभग 3 खरब तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। उसमें मोस्टली पाई जाती है ब्रेन के अंदर। 98% तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ये एक तरह से तार का काम करती हैं, करंट को ले जाने का काम करती हैं। आपने शरीर के किसी अंग को छुआ, वो सीधा मस्तिष्क में पहुंच जाएगा और मस्तिष्क से वापस सूचना कहाँ आ जाएगी, वापस उस अंग में आ जाएगी। तो ये क्या करती है तंत्रिका कोशिका, एक तरह से शरीर में तार का काम करती है, वायर का काम करती है। आप खटका चालू करते हो लाइट चालू हो जाती है। ऐसे आपके घर में जैसे पूरे घर के अंदर जैसे ये तार फैले रहते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होती है तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है जो पूरे शरीर में सूचनाओं को लाने, सूचनाओं को ले जाने यानी तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका आवेग यानी एक तरह का विद्युत रासायनिक उद्दीपन होता है, उसको लाने और ले जाने का काम करता है। ये पहला क्वेश्चन बनता है तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है। तंत्रिका कोशिका है, ये भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये अपने जीवन काल में कभी विभाजित नहीं होती है क्योंकि इसमें सेंट्रियोल का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके अंदर गोल्गी काल पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना है। ये अपने जीवन काल में विभाजित नहीं होती है। ये कौन सी अवस्था में रहती है, ये इंटरफेज की जीवन अवस्था के अंदर रहती है। अब अगली पॉइंट है तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है उसको कहते हैं साइटोन। ये तंत्रिका कोशिका है, इसका मुख्य भाग है, इसको कहा जाता है साइटोन। तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग को कहा जाता है साइटोन या इसको कहते हैं कोशिका काय। इसको कहा जाता है कोशिका काय। तो तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है उसको कहते हैं साइटोन या कोशिका काय।
इसके चारों तरफ जो केंद्रक कोशिका झिल्ली होती है, इसके चारों तरफ ये ऐसे कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली को अपन कहते हैं न्यूरोलेमा। इसको कहा जाता है न्यूरोलेमा के नाम से जानते हैं। इसके चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली होती है उसको। और इस साइटोन के अंदर क्या है, साइटोन के अंदर जो कोशिका द्रव है उसको कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। इसको कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, बीचों बीच में पाया जाता है केंद्रक। तो साइटोन एक कोश तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। सबसे पहले बताओगे साइटोन कोश तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। साइटोन के ठीक बीच में केंद्रक है और उसके चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव है। ठीक है, इस कोशिका द्रव को कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। ये कणिकामय और तंतुमय होता है। ये न्यूरोप्लाज्म कैसा होता है, कणिकामय और तंतुमय होता है। ये कणिकामय और तंतुमय होता है। ये तंतुमय किसके कारण होता है, न्यूरोफाइब्रिल के कारण। न्यूरोफाइब्रिल के कारण ये क्या होता है, तंतुमय होता है। और कणिकामय क्यों होता है, इसमें भूरे रंग के निशल के कण पाए जाते हैं। इसमें भूरे रंग के निशल के कण पाए जाते हैं। इसमें कैसे रंग के कण होते हैं, भूरे रंग के निशल के कण पाए जाते हैं। ये भूरे रंग के निशल के जो कण हैं वो आरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं। ये आरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ये आरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कण है निशल के कण। पूछा जाता है निशल के कण कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों को क्या पता निशल के कण कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों को पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका, उपकला कोशिका, आंख की कोशिका, कान की कोशिका। बच्चे टीपे मारते रहते हैं, लेकिन मेरे अब आज बच्चों ने पढ़ लिया है निशल के कण, वो सही उत्तर देंगे। निशल के कण होते हैं तंत्रिका कोशिका में। कहाँ होते हैं, तंत्रिका कोशिका में। अपन सबसे पहले कह रहे हैं तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग को कहते हैं साइटोन। इस साइटोन के अंदर जो कोशिका द्रव होता है उसको कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म और उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको कहा जाता है न्यूरोलेमा। फिर न्यूरोप्लाज्म कणिकामय और तंतुमय होता है। तंतुमय इसलिए होता है उसमें न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो आवेग को संचित करते हैं। फिर उसके बाद ये न्यूरोप्लाज्म है, ये कणिकामय क्यों होता है, इसमें भूरे रंग के निशल के कण पाए जाते हैं जो आरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। फिर उसके बाद इस तंत्रिका का जो साइटोन भाग है, इस साइटोन भाग से बहुत सारे शाखी तंतु निकलते हैं। साइटोन भाग से बहुत सारे शाखी तंतु निकलते हैं। इस साइटोन भाग से बहुत सारे ऐसे शाखी तंतु निकलते हैं। इसको कहा जाता है डेंड्रॉन। इसको कहा जाता है डेंड्रॉन या दुम्ब्राक्स। इनको कहा जाता है डेंड्रॉन या इनको कहा जाता है दुम्ब्राक्स। तो आपसे पूछा जाएगा दुम्ब्राक्स क्या है, तो आप बताओ। ये साइटोन भाग से, साइटोन भाग से बहुत सारे शाखी तंतु निकलते हैं। साइटोन भाग से बहुत सारे शाखी तंतु निकलते हैं। इनको कहते हैं डेंड्रॉन या दुम्ब्राक्स। ये आधार पर पतले होते हैं और शीर्ष पर चौड़े, ये आधार पर चौड़े होते हैं और शीर्ष पर पतले होते जाते हैं। ये डेंड्रॉन आगे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ते हैं। डेंड्रॉन आगे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स के नाम से इनको जानते हैं। डेंड्रॉइड्स के नाम से इनको जाना जाता है। फिर इससे एक शाखी तंतु ये क्या करता है, डेंड्रॉइड्स होते हैं वो आवेग को लेके आते हैं। इनका काम होता है ये आवेग को लेके आते हैं, यानी ये अभिवाही है। ये क्या है, अभिवाही है। फिर साइटोन के केंद्रीय भाग से, साइटोन के केंद्रीय भाग से एक आशाखी तंतु निकलता है। ये साइटोन है, इसके केंद्रीय भाग से एक आशाखी तंतु निकलता है, उसको कहते हैं एक्सॉन। साइटोन के केंद्रीय भाग से एक आशाखी तंतु निकलता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसको एक्सोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो जीवद्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव होता है, उसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। ये अपने ध्यान रखना है। एक्सोप्लाज्म में निशल के कण नहीं होते हैं। एक्सोप्लाज्म में निशल के कण नहीं होते हैं। इसके डेंड्रॉन के अंदर निशल के कण होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है। ये अपन कह रहे हैं इसका केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग से एक आशाखी तंतु निकलता है, उस आशाखी तंतु को क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली है, इसको कहा जाता है एक्सोलेमा। और एक्सॉन के अंदर जो जीवद्रव्य है उसको अपन कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। यानी अपन कह रहे हैं
इसका नाम होता है तंत्रिकाक्ष। क्या नाम होता है? तंत्रिकाक्ष नाम है हिंदी के अंदर, ये ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं इसके अंदर क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं श्वान कोशिका। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है एक्सोलेमा के अंदर जिनका नाम होता है श्वान कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्वान कोशिका कहाँ पाई जाती है? श्वान कोशिका पाई जाती है एक्सोलेमा के अंदर। जो एक्सोलेमा उसमें श्वान कोशिका पाई जाती है। अब इसके द्वारा एक स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन होता है। इसके द्वारा एक स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन होता है जिसके कारण इसके चारों तरफ एक्सॉन के चारों तरफ एक माइलिन आच्छाद बनता है। एक्सॉन के चारों तरफ कौन सा आच्छाद बनेगा? माइलिन आच्छाद। तो माइलिन आच्छाद किसके चारों ओर बन गया? माइलिन आच्छाद बन गया है इसके चारों तरफ। किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। तो एक्सॉन के चारों तरफ क्या होता है? स्पिगोलिपिड वसा के स्त्रावन के कारण श्वान कोशिकाएं किसका स्त्रावन करती है? श्वान कोशिकाएं स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन करती हैं। श्वान कोशिकाएं स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन करती हैं जिसके कारण इसके चारों तरफ एक माइलिन आच्छाद बन जाता है। कैसा आच्छाद बन जाएगा? माइलिन आच्छाद बन जाएगा। ये माइलिन आच्छाद बन चुका है। ये कैसा आच्छाद बन चुका है? माइलिन आच्छाद बन चुका है। ये माइलिन आच्छाद जगह जगह पे एक्सोलेमा में धसा हुआ है। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ माइलिन आच्छाद लगातार नहीं है, ये जगह जगह पे एक्सोलेमा में धसा हुआ है। ये जगह जगह पे एक्सोलेमा में ऐसे धसा हुआ है। इसको कहते हैं रेनेवियर के नोड। इसको क्या कहते हैं? रेनेवियर के नोड के नाम से जानते हैं। और दो रेनेवियर के नोड के बीच वाला भाग, ये रेनेवियर का नोड है, ये रेनेवियर का नोड है। इसके बीच वाले भाग को कहते हैं इंटरनोड। इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। जैसे ये रेनेवियर का नोड है, जैसे ये रेनेवियर का नोड है, दो रेनेवियर के नोड के बीच वाला भाग किस नाम से जाना जाता है? इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। तो ये तंत्रिका कोशिका का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इसमें आपके सवाल पूछा जाता है कि ये माइलिन आच्छाद पाया जाता है और कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन आच्छाद नहीं पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका माइलिन आच्छाद होगा तो मेडुलेटेड और नहीं होगा तो नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका कोशिका। ये माइलिन आच्छाद जहां नहीं होगा वो अंदर धसी हुई संरचना होगी, वहां पे क्या होगा? रेनेवियर के नोड पाए जाते हैं। दो रेनेवियर के नोड के बीच वाला भाग क्या है? इंटरनोड है। क्या है? इंटरनोड है। और एक्सोलेमा है उसमें श्वान कोशिका है, उसके द्वारा किसका स्त्रावन होता है? स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन होता है। स्पिगोलिपिड वसा इसके चारों तरफ क्या बनाती है? माइलिन आच्छाद बनाती है। तो अपन ये तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन को एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक्सॉन है, ठीक है। इस एक्सॉन को अपन कह रहे हैं ये आशाकित तंतु है। क्या है? आशाकित तंतु है। इस एक्सॉन के अंदर क्या है? ये एक्सोलेमा है जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें ये श्वान कोशिका है। श्वान मतलब आप जानते हैं शुद्ध हिंदी है श्वान। श्वान को अपन कह रहे हैं, श्वान मतलब आप जानते हैं कुत्ते को श्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। तो श्वान कोशिका द्वारा क्या होता है? स्पिगोलिपिड वसा का स्त्रावन होता है। और स्पिगोलिपिड वसा के कारण इसके चारों तरफ एक आच्छाद बन चुका है। आच्छाद का मतलब आप जानते हैं आवरण होता है। इसको कहते हैं माइलिन आच्छाद। क्या कहते हैं? माइलिन आच्छाद। तो माइलिन आच्छाद किसका बना होता है? स्पिगोलिपिड वसा का। स्पिगोलिपिड वसा का, ठीक है। स्पिगोलिपिड वसा का। श्वान कोशिका कहाँ है? श्वान कोशिका एक्सोलेमा में है। श्वान कोशिका एक्सोलेमा के अंदर है। श्वान कोशिका एक्सोलेमा के अंदर है और श्वान कोशिका द्वारा इस माइलिन आच्छाद का निर्माण हुआ है। माइलिन आच्छाद कुछ जगह पे क्या होता है? माइलिन आच्छाद कुछ जगह पे क्या होता है? एक्सोलेमा में धसा होता है। ऐसे ये एक्सोलेमा में धसा हुआ है। इसको कहते हैं रेनेवियर के नोड। क्या कहते हैं? रेनेवियर के नोड कहते हैं। रेनेवियर के नोड। और दो रेनेवियर के नोड के बीच वाला भाग किस नाम से जाना जाता है? इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। ये एक रेनेवियर का नोड है, ये दूसरा रेनेवियर का नोड है। दो रेनेवियर के नोड के बीच वाला भाग कहलाता है इंटरनोड। अब अपन कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कुछ तंत्रिका कोशिका होती हैं, इनके अंतिम सिरे पर इस तरह से एक्सॉन के अंतिम सिरे पर कुछ घुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर ऐसी घुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं एक्सॉन के अंतिम सिरे पर। इनको अपन कहते हैं सिनेप्टिक
इनका नाम होता है सिनेप्टिक गुंडी। सिनेप्टिक गुंडी या अपन कह सकते हैं युग्मानुबंधन। क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन गुंडी। तो ये सिनेप्टिक गुंडियां हैं। ये कैसी गुंडियां हैं? सिनेप्टिक गुंडियां हैं। इन सिनेप्टिक गुंडियों के अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल भरा होता है, एसिटोकोलिन। ये एसिटोकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये तंत्रिका आवेग का संचरण एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में करता है। यहां से ये तंत्रिका कोशिका इसमें आवेग आएगा और एसिटोकोलिन इन सिनेप्टिक विदर से, सिनेप्टिक गुंडी से मुक्त होगा और सिनेप्टिक विदर में जाएगा और अगली तंत्रिका कोशिका में आवेग ले जाएगा। तो ये अपने को एसिटोकोलिन एक तंत्रिका प्रेषी रसायन होता है। ये तंत्रिका प्रेषी रसायन होता है जो इन सिनेप्टिक गुंडियों में भरा होता है। और सिनेप्टिक गुंडियां कहाँ पाई जाती हैं? ये सिनेप्टिक गुंडियां तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के अंतिम सिरे पर पाई जाती हैं। ये अपने ध्यान रखें। तो ये तंत्रिका कोशिका का साइटोन है। इस साइटोन से बहुत सारे क्या निकलते हैं? बहुत सारे डेंड्रॉन और एक एक्सॉन निकलता है। इस तरह से ये एक्सॉन निकला है। ये एक्सॉन आसंकित होता है, लेकिन इससे एक पार्श्व शाखा भी निकलती है। इस एक्सॉन से एक पार्श्व शाखा भी निकलती है जिसको अपन कह रहे हैं समपार्श्व एक्सॉन। क्या कह रहे हैं? समपार्श्व एक्सॉन निकलती है। तो इससे एक एक्सॉन निकला है, ये एक्सॉन है, इससे एक शाखा निकली है, इसका नाम होता है समपार्श्व एक्सॉन, यानी इसका नाम होता है कोलैटरल एक्सॉन। कोलैटरल एक्सॉन। इस कोलैटरल एक्सॉन के अंतिम सिरे पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? ये एक्सॉन आगे शाखाओं बढ़ जाते हैं और इनके छोटी छोटी शाखाओं को अपन कहते हैं टीलोन्ड्रिया। इनका नाम होता है टीलोन्ड्रिया। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है टीलोन्ड्रिया क्या है? तो टीलोन्ड्रिया एक्चुअल में क्या है कि ये समपार्श्व एक्सॉन है, इसके अंतिम सिरे पर ये एक्सॉन और छोटी छोटी शाखाओं बढ़ जाता है, गुंडी जैसी संरचनाएं बनाता है, उनको कहते हैं टीलोन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है? ये सिनेप्टिक विदर बनते हैं, सिनेप्टिक आपस में तंत्रिका युग्मानुबंधन बनते हैं और एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ती है। ये एक्सॉन आसंकित तंतु है, लेकिन इससे एक छोटी सी शाखा निकलती है, इसका नाम होता है समपार्श्व एक्सॉन। ये अपने ध्यान रखना है। अब तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार बताते हैं अपन। तंत्रिका कोशिकाओं का सबसे पहला प्रकार है मायलिनासन के आधार पर। मायलिनासन के आधार पर तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती हैं। मायलिनासन के आधार पर तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम होता है मेड्यूलेटेड, एक का नाम होता है मेड्यूलेटेड, या इसको अपन कहते हैं मेड्यूलेटेड मतलब होता है मायलिनासन युक्त तंत्रिका कोशिका, और दूसरी होती है नॉन मेड्यूलेटेड। तो मायलिनासन के आधार पर तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती हैं, मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड। ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक्सॉन के चारों तरफ मायलिनासन पाया जाता है, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक्सॉन के चारों तरफ मायलिनासन पाया जाता है उसको कहते हैं मेड्यूलेटेड। और ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक्सॉन के चारों तरफ मायलिनासन नहीं पाया जाता है, एक्सॉन है उसके चारों तरफ मायलिनासन नहीं पाया जाता है, उसको कहते हैं नॉन मेड्यूलेटेड। बहुत सिंपल है। मेड्यूलेटेड तंत्रिका कोशिका मतलब ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके चारों तरफ मायलिनासन पाया जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा, मायलिनेटेड भी कहते हैं। यहाँ पे कई जगह ये मायलिनेटेड भी लिखा होता है, मायलिनेटेड। तो ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक्सॉन के चारों तरफ मायलिनासन पाया जाता है उसको कहते हैं मायलिनेटेड। इसके द्वारा मस्तिष्क का श्वेत द्रव्य बनता है। इसके द्वारा मस्तिष्क का कौन सा द्रव्य बनता है? श्वेत द्रव्य है, उसका निर्माण होगा। और इसके द्वारा मस्तिष्क के धूसर द्रव्य का निर्माण होगा। मस्तिष्क के धूसर द्रव्य का निर्माण होगा। तो जो व्हाइट मैटर है वो किससे बना होता है? मेड्यूलेटेड से। अब जो तंत्रिका आवेग संचरण की दर है वो किस में ज्यादा होती है? वो मेड्यूलेटेड में ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना। परीक्षा में सवाल 3 बनते हैं। पहला कि ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके चारों तरफ मायलिनासन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेड्यूलेटेड। और ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक्सॉन के चारों ओर मायलिनासन नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? नॉन मेड्यूलेटेड, नॉन मायलिनेटेड। अब सवाल पूछा कि इसमें ये मस्तिष्क के कौन से द्रव्य का निर्माण करती है? श्वेत द्रव्य का। और ये मस्तिष्क के कौन से द्रव्य का निर्माण करती है? धूसर द्रव्य का।
इसमें तंत्रिका आवेग संचरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। इसमें तंत्रिका आवेग के संचरण की दर क्या होती है? कम होती है। ये ध्यान रखना है। अब अपन कह रहे हैं संवेदनाओं के संचरण के आधार पर, जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं के संचरण के आधार पर तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। संवेदनाओं के संचरण के आधार पर तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका होती है चालक तंत्रिका कोशिका, या जिसको अपन कह रहे हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और दूसरी होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका, और तीसरी होती है मिश्रित तंत्रिका कोशिका। 3 तरह की तंत्रिका कोशिका होती है। एक का नाम होता है संवेदी, एक का नाम होता है चालक, और एक का नाम होता है मिश्रित। अब अपन से पूछा कि संवेदी तंत्रिका कौन सी है, चालक तंत्रिका कौन सी है, और मिश्रित तंत्रिका कौन सी है। ये अपना शरीर है, जैसे अपन कह रहे हैं संवेदी अंग है, उस संवेदी अंग से सूचनाएं, संवेदी अंग से तंत्रिका आवेग का संचरण, उस तंत्रिका कोशिका संवेदी अंग से तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क में ले जाने का काम करती हैं। कोई भी ऐसी तंत्रिका कोशिका जो संवेदी अंगों से सूचनाएं यानी तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क में ले जाने का काम करती हैं, उनको कहते हैं संवेदी तंत्रिका। तो संवेदी तंत्रिका का मतलब होता है जो संवेदी अंग से सूचनाओं को मस्तिष्क में ले जाएगी, संवेदी अंग से जो सूचनाओं को मस्तिष्क में ले जाएगी उनको कहेंगे संवेदी तंत्रिका, और जो मस्तिष्क से सूचनाओं को संवेदी अंगों में लेके आएगी उनको कहेंगे चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका। कोई भी ऐसी तंत्रिका जो मस्तिष्क से सूचना को संवेदी अंग में लेके आएगी उसको कहेंगे चालक तंत्रिका। और एक तंत्रिका जो दोनों काम करेगी, लाने और ले जाने का, उसको कहेंगे मिश्रित तंत्रिका। बहुत सिंपल परिभाषा है, कोई भी सूचना अगर संवेदी अंग से मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है ऐसी तंत्रिका को कहते हैं संवेदी, और कोई भी मस्तिष्क से अगर सूचना वापस संवेदी अंग में लाती है उसको कहते हैं चालक। और जो दोनों काम करे ऐसी तंत्रिका कोशिका जो संवेदी अंग से सूचना मस्तिष्क में ले जाए और मस्तिष्क से वापस संवेदी अंग में लेके आए, ऐसी तंत्रिका कोशिका को कहते हैं मिश्रित तंत्रिका कोशिका। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार अपन पढ़ेंगे एक्सॉन के आधार पर। जो एक्सॉन है उस एक्सॉन के आधार पर तंत्रिका कोशिका है। एक्सॉन के आधार पर तंत्रिका कोशिका 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। सबसे पहली होती है आध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। दूसरी होती है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तीसरी होती है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, और चौथी होती है जिसको कहते हैं बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो 4 प्रकार की तंत्रिका कोशिका है। सबसे पहली तंत्रिका कोशिका आध्रुवीय है, दूसरी एक ध्रुवीय, तीसरी द्विध्रुवीय और चौथी है बहुध्रुवीय। 4 प्रकार की है। आध्रुवीय तंत्रिका कोशिका मतलब जिसमें ना एक्सॉन होता है ना डेंड्रॉन होता है, केवल साइटोन होता है। जिसमें केवल साइटोन होता है, एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों नहीं होते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि जैसे निमेटोडा है, निमेटोडा एक ऐसा प्राणी होता है जिसके अंदर आध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें ना एक्सॉन हो ना डेंड्रॉन हो। एक ध्रुवीय मतलब जिसके अंदर क्या होगा, ना इसमें डेंड्रॉन नहीं होगा, केवल एक एक्सॉन होगा। जिसमें एक्सॉन होगा केवल एक, जिसमें एक्सॉन होगा केवल एक, डेंड्रॉन नहीं होगा। जैसे निम्न आकर्षरूपी प्राणी होते हैं और हमारी भ्रूणीय अवस्था होती है। निम्न आकर्षरूपी प्राणियों के अंदर निम्न आकर्षरूपी प्राणी, और आपको बताना है कि भ्रूणीय अवस्था, मनुष्य की भ्रूणीय अवस्था और निम्न आकर्षरूपी प्राणियों के अंदर क्या होती है, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है जिसमें एक एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन नहीं होता है। एक्सॉन होगा, डेंड्रॉन नहीं होगा। और द्विध्रुवीय का मतलब जिसमें एक डेंड्रॉन होगा और एक एक्सॉन होगा। जिसमें एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्रॉन होगा, उसको कहेंगे द्विध्रुवीय। तो द्विध्रुवीय किसमें होती है, मनुष्य के कर्ण में होती है और मनुष्य के आंख में होती है। मनुष्य के आंख के अंदर जो रेटिना स्तर होता है उसके अंदर द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के कान के अंदर ये द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है। फिर बहुध्रुवीय है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं और एक एक्सॉन होता है। जिसमें एक एक्सॉन हो और बहुत सारे डेंड्रॉन हो। बहुत सारे डेंड्रॉन होंगे
एक एक्सॉन होगा उसको कहेंगे बहुध्रुवीय। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा अध्रुवीय जिसमें क्या होंगे, साइटोन होगा, एक्सॉन डेंड्रॉन दोनों नहीं होंगे। एक ध्रुवीय जिसमें एक एक्सॉन होगा, डेंड्रॉन नहीं होगा। द्विध्रुवीय जिसमें एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन होगा। बहुध्रुवीय जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन होंगे और वो एक एक्सॉन होगा। एक्सॉन सब में एक ही रह रहा है, इसमें एक्सॉन है नहीं, इसमें एक एक्सॉन, इसमें एक एक्सॉन, इसमें एक एक्सॉन है। इसके अंदर क्या है, डेंड्रॉन एक है, इसमें डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, इसमें डेंड्रॉन है नहीं। ये पाई जाती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। बहुध्रुवीय पाई जाती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो आपसे तंत्रिका कोशिका से संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है।